हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। और इसका हम लोग रिवीजन करेंगे पिछले चैप्टर्स की तरह ही पीवाई की क्वेश्चंस के बेसिस पर। ठीक है, और ये भी वन शॉट वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग एक ही वीडियो में सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे। बट देखिए, इस वीडियो को देखने पर आपको ज़्यादा बेनिफिट तभी होगा जब आप पहले से चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज। फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? टॉर्क। ठीक है, फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉगस होता है वो क्या होता है? टॉर्क होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वी हैव अ सॉलिड स्फीयर and a disk of equal mass, which of them will have a greater moment of inertia? तो हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर है और एक डिस्क है, और दोनों का ही मास क्या है? इक्वल है। ठीक है, स्फीयर का और डिस्क का। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा? तो देखो बेटा, ऑब्वियसली हमको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए हमारे पास में ये स्फीयर है, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। वहीं पर अगर इतने ही मास का एक मैं डिस्क लूँगा तो ऑब्वियसली डिस्क क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, क्योंकि हमने मास सेम रखा है, और जो मास होगा वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा दूर तक हो जाएगा अगर डिस्क को लोगे तो। और अगर हमने यहाँ पर स्फीयर लिया है तो इसका मास क्या रहेगा? काफ़ी कंसनट्रेटेड हो जाएगा, एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा आर्म लेंथ होगी मास इसकी, ठीक है, उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको कंपेयर करें तो ऑब्वियसली हमको इजीली समझ में आ जाता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, ए वाला। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचेंगे अभी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कह दूँ बेटा, कि जो मैं हालांकि पिछले वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि थोड़ा टाइम की कमी है। मुझे भी एक स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करना होता है, और कहीं ना कहीं अदर वर्क्स भी रहते ही हैं। तो मैं बहुत अच्छी तरह से वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी कुछ लैकिंग है साउंड में, या फिर बात कहने में कहीं पर कुछ अटक सा जाता हूँ मैं, तो उसके लिए भी आप माफ़ करिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचेंगे। क्वेश्चन है हमारा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज गिवन बाय। एक रिजिड बॉडी के रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो बेटा आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो जैसे कि हमारे लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। उसी तरीके से रोटेशन मोशन में एनालॉगस क्वांटिटीज को आप रख दीजिए, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा रोटेशन में। जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पर हाफ एम की जगह पर रोटेशन में क्या आता है? आई आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बी की जगह पर क्या आता है बेटा? ओमेगा आ जाता है, और स्क्वायर का स्क्वायर। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कौन सा वाला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हमें? ये वाला। तो इसका आंसर होगा ए वाला ही हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर भी देखना है हमको। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर कौन सा आंसर है बेटा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे अभी। अगला क्वेश्चन है बेटा, द पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ अ बॉडी मे बी सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड इज। वो पॉइंट जहां पर किसी बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पर ही हम लोग पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन। एक रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किस किस चीज पर या किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो देखो एंगुलर मोमेंटम के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है ऑलरेडी। तो ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उस पर तो कर ही रहा है। और क्या लिखा है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी ओनली। तो बी वाला नहीं होगा, क्योंकि क्या लिखा है? सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी पर, ओनली नहीं होना चाहिए था।
ओनली है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका आंसर में नहीं होगा। ठीक है, और सी वाले में ऑप्शन क्या दिया है, बोथ, यानी कि एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी दोनों। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन बाय। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा राइट हैंड रूल। ठीक है बेटा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखो डायग्राम भी बना दिया है एक, कि आप राइट हैंड को जिस तरफ रोटेशन हो रहा है, किसी भी चीज़ का जिस तरफ रोटेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए। तो आपका जो थंब होगा ना वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज पिवोटेड एट वन एंड। एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ भी दी हुई है और मास भी दिया हुआ है हमको। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पिवोट इज। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जो कि वन एंड से पिवोट की गई है, एक एंड से बांध दी गई है, मतलब फिक्स कर दी गई है कहने का मतलब। तो ये रॉड का एग्जांपल यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है। तो आपकी रॉड को एक साइड से या एक एंड से बांध दिया है और इसको इस तरीके से रोटेट किया जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, इधर इस तरह से, तो यहाँ पर मैंने ऊपर शो भी कर दिया है रेड लाइन से, ये वाला। तो यहाँ से हम लोग इसके लिए पूछा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो बेटा इसका आंसर होगा 1/3 ml²। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, बी वाला, 1/3 ml²। लेकिन इसी की जगह पर एक तरह का और भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, कि अगर हमने रॉड को मिडिल पॉइंट से पिवोट किया है, तो यानी कि किसी एंड से एंड की बजाय बीच वाले पॉइंट से इसको फिक्स कर दिया और अब इसको मैं इस तरीके से रोटेट करवाऊं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो देखिए बेटा ऑब्वियसली यहाँ पर आर्म लेंथ जो हो गई वो क्या हो गई, कम हो चुकी है। और अगर आर्म लेंथ कम हो गई है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ml² का 1/12 हो गया। ठीक है, तो उस केस में जहाँ पर रॉड को आप बीच से फिक्स कर देते हो मिडिल पॉइंट से, तो बेटा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, 1/12 ml²। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 m2 लाइज क्लोजर टू। कि दो m1 m2 मासेस हैं हमारे पास में, मान लीजिए ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ लाई करेगा। तो मान लीजिए कि बेटा ये वाला तो हैवियर है और ये वाला लाइटर मास है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर बॉडी के साइड में लाई कर सकता है, इवन हैवियर बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्लोजर टू किसकी तरफ या किसके पास में रहेगा सेंटर ऑफ मास, हैवियर मास की तरफ। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद ग्राउंड इज। ठीक है, एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है विदाउट स्लिपिंग ग्राउंड पर। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो ग्राउंड से लगा हुआ जो पॉइंट होगा बॉडी का, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा इसका आंसर होगा 0। ठीक है, कोई भी बॉडी, ये समझने में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, बट ये एक्चुअल में राइट है कि जब कोई बॉडी ग्राउंड पर रोटेट कर रही होती है, यानी कि कोई पहिया भी है अगर आपकी व्हीकल का, तो उसका जो पॉइंट जमीन को टच कर रहा होता है ना, वो स्टैटिक होता है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कंसेप्चुअल है, आसानी से समझ में नहीं आता है, तो इसको कई बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे अभी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स द सेंटर ऑफ मास। एक टू पार्टिकल सिस्टम है, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास का कैसा क्या रहेगा, देखते हैं यहाँ पर। मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूव्स यूनिफॉर्मली, इज स्टेशनरी और नन। तो इसका आंसर होगा बेटा मूव्स यूनिफॉर्मली, बी वाला इसका आंसर रहेगा। क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, आपका आंसर बी वाला ही रहने वाला है। तो क्या होगा, किस तरीके से मूव करेगा वो पार्टिकल,
या उस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्मली। तो चलिए हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे अभी। अगला क्वेश्चन है बेटा, द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास इज, मास का इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन में क्या होता है? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसी लेक्चर में। क्या होगा इसका आंसर? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे बेटा। द एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एंगुलर एक्सेलरेशन को आप किस तरह से डिफाइन करोगे? तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर दोनों, या फिर नन। तो ऑब्वियसली बेटा जिस तरीके से लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद टाइम, उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ए वाला ही इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड व्हेन, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का टोटल एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है? तो देखो बेटा, लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होता है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, है ना। उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा? जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा हो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, एक्सटर्नल टॉर्क आर जीरो, टॉर्क्स आर जीरो। जब किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर जो कि रोटेट कर रहा है उस पर यदि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है ना। ये क्वेश्चन भी देखो 2015 में पूछा गया था नीट में। तो इसका आंसर काफ़ी इजी है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो एम क्या होता है बेटा? मास के लिए आप रख दीजिए केजी, आर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर लेंथ होती है, तो केजी मीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर है इसका? बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो चलिए बेटा अगले क्वेश्चन को समझेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ टॉर्क एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस, किसी बॉडी पर अगर टॉर्क लगेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? तो देखो मैं आपको इसको लीनियर मोशन के साथ में कंपेयर करते हुए चल रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल एनालॉगस होती हैं। जिस तरीके से किसी लीनियर मोशन के दौरान अगर फोर्स लगता है किसी बॉडी पर तो वो एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेशन मिलता है उसको। सिमिलरली जब किसी रोटेशनल बॉडी पर टॉर्क लगता है तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है उसे। ठीक है, तो वो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन अचीव करेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है, अ कपल प्रोड्यूसेस, एक कपल क्या प्रोड्यूस करता है? कपल या कपल फोर्सेस भी कह सकते हो आप इसको बेटा, यानी कि दो फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो लेकिन इक्वल और अपोजिट हो। ठीक है, कोई भी ऐसे दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो, बराबर मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? अलग अलग होनी चाहिए, दूर दूर होनी चाहिए, एक ही लाइन में नहीं होनी चाहिए। तो वो कपल फोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक फोर्स ये लग रहा है और एक इसी लाइन में एक और फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगा दूं तो ये कपल फोर्सेस नहीं कहलाएंगे। ठीक है, या कपल फोर्सेस होंगे भी तो ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, टॉर्क नहीं लगाएंगे। तो टॉर्क लगाने के लिए क्या चाहिए? फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में भी हों, इक्वल भी हों और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑब्वियसली प्योर रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं। अगर कपल फोर्सेस हैं तो वो प्योर रोटेशन ही प्रोड्यूस करेंगे, ना तो आगे बढ़ेंगे, ना ही ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस करेंगे और ना ही ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी रहने देंगे, वो उसको रोटेट करना शुरू कर देंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन इट इज। ठीक है, तो किसी पार्टिकल पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा जब नेक्स्ट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होना चाहिए? तो ये मैं आपको पिछले एक दो क्वेश्चन में भी समझा चुका हूं मैं कि क्या होना चाहिए? टॉर्क जीरो होना चाहिए। अगर किसी बॉडी पर जीरो टॉर्क लग रहा है रोटेशनल बॉडी पर तो उस पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या करेगा? कंजर्व करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट।
एक कोई बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, एक्सेलरेशन नहीं है उसके पास, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी इस केस में? एंगुलर वेलोसिटी ऑब्वियसली बेटा कांस्टेंट रहने वाली है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं रहेगी, लीनियर वेलोसिटी ये भी कांस्टेंट रहने वाली है, बोथ ए एंड सी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला, बोथ ए एंड सी, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। क्यों बेटा? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो हमको बोल ही दिया उन्होंने कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगल को कवर कर रही है पर सेकंड। तो बेटा ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो भी तो फिक्स है, वो भी तो कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है ना। तो लीनियर वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट ही होगी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर इज। एक रिंग है, उसके डायमीटर के अलोंग, यानी कि डायमीटर से बांध दिया हमने, और इसको अब इस तरीके से रोटेट करवाना है हमको, ठीक है, अंदर की तरफ से। आप शायद समझ पा रहे होंगे, ये जो लाइन दिया है इधर से बांध दिया है इसको, और हमको इसको इधर साइड से लेकर के इधर साइड घुमाना है, ठीक है, रोटेट करवाना है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका हाफ mr²। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये चीज़ें बेटा कुछ याद रखने वाली होती हैं। तो ये इसकी एक लिस्ट टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, तो आप अगर चाहो तो वो पूरी टेबल ही एक बार रिवाइज कर लें, किसी ट्रिक से याद रख लें, या फिर एक ट्रिक लेकर मैं भी वीडियो में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए शॉर्ट। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जो सिमेट्रिक सॉलिड्स होते हैं या बॉडीज होती हैं उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस से क्या होता है, उसके लिए एक ट्रिक मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ताकि याद करना ईजी हो जाए। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस हैज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के। एक डिस्क है जो कि अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ठीक है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? के है। इट्स एंगुलर स्पीड बिकम्स हाफ, द न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो उसकी एंगुलर स्पीड जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई? आधी हो गई है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो देखो बेटा, इसका आंसर करने के लिए मैंने यहाँ पर 2-3 फार्मूले बता दिए, लिखे हुए हैं, तो उनको समझो। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, ये मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया था अभी किसी क्वेश्चन में एक में, कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा को आपने क्या कर दिया? हाफ कर दिया, तो ओमेगा हाफ हो जाएगा, मतलब ओमेगा को हाफ करके स्क्वायर कर दो वापस से। तो इस केस में क्या हो जाएगा? हाफ करके नीचे आप करोगे तो 1/4 आ जाएगा बेटा। तो ये फॉर्मूला एज इट इज यहाँ पर अंदर करो ब्रैकेट में, और 1/4 जो आ रहा है ब्रैकेट के अंदर वाला, इसको बाहर निकाल लो। तो यहाँ से हमको क्या लग रहा है? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/4 हो गई। आया समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा? k/4। बी इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो बेटा यही क्वेश्चंस थे। यहाँ तक मैंने रोटेशनल मोशन की लगभग सारी क्वांटिटीज़ को आपको रिवाइज करवा दिया है। सभी क्वांटिटीज़ को हमने कंसेप्चुअल बेसिस पर समझने का भी ट्राई किया है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, यहाँ तक कि जेई मेन, जेई एडवांस और नीट, इस तरह के एग्जाम्स में भी आते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको ईयर ऑफ एग्ज़ाम और टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स के साथ में इंक्लूड करके समझाया हुआ है, ठीक है। तो अब बेटा आपका लेक्चर होता है कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगता है, इससे आपको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आपका बढ़ता है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिए। आप कमेंट्स में जाकर कुछ ना कुछ लिखते रहिए, क्योंकि उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर इस तरह से थोड़ा सा मुझे बेनिफिट मिलता है, कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, मेरे ऐसा करने से मुझे आगे चल के कुछ फ़ायदा हो सकता है फाइनेंशियली, तो मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा और अच्छे अच्छे वीडियो बना कर ला पाऊँगा आगे चल के, ठीक है बेटा। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।